अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारा इस कोर्स का एलिमेंट्री इंग्लिश का लास्ट लेक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेसन नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम देखने वाले हैं सिग्नल वर्ड्स को। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिग्नल वर्ड्स क्या होता है। सिग्नल वर्ड्स होता है ट्रांजिशन वर्ड्स भी इसको कहा जाता है। अ वर्ड्स दैट हेल्प लिसन्स नेविगेट अ कन्वर्सेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बोलते हैं, फॉर इंस्टेंस बोलते हैं, लाइक हम हिंट देने के लिए, डीपली एक्सप्लेन करने के लिए किसी इन्फॉर्मेशन को हम ये सिग्नल वर्ड्स को यूज़ करते हैं। बट देन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे वर्ड्स जो होंगे वो भी सिग्नल वर्ड्स होंगे, जिसमें हम लोग हिंट दे देते हैं कि अच्छा अब हमने एक इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहे थे उसका आगे भी, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल्स के थ्रू हम जो लिखते हैं वर्ड्स उसको सिग्नल वर्ड्स कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है कंपेयर द फॉलोइंग टू पैराग्राफ्स फॉर सिग्नल वर्ड्स। अब कंपेयर किया गया है बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपको नज़र आ रहा होगा, वो जो है वो नॉर्मल पैराग्राफ है। इसमें कोई भी सिग्नल वर्ड्स यूज़ नहीं हुए हैं, नॉर्मल सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें अगर आप देखेंगे जो ये आपके ब्लैक हुए हुए हैं, बोल्ड करके लिखा हुआ है वर्ड्स को, एज, हाउ एवर, फर्स्टली, सेकेंडली, एंड, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सिग्नल वर्ड्स कहलाते हैं। कि हम लोग इन वर्ड्स को ऐड करके हिंट के तौर पर या डीप एक्सप्लेन करने के लिए हम एक अच्छा वे भी लग रहा है कि हम अच्छा राइटिंग बना सकते हैं इसकी। अगर हम सिग्नल वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो हमारी राइटिंग जो है वो अच्छी लग सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से और भी सिग्नल वर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चेंज ऑफ डायरेक्शन सिग्नल्स। अब ये चेंज ऑफ डायरेक्शन सिग्नल्स जिसमें हम एक सेंटेंस यूज़ कर रहे थे, अब सेकंड सेंटेंस हमने यूज़ करना है तो हम चेंज करेंगे उसकी डायरेक्शन को। हाउ एवर, इन स्पाइट ऑफ, द ऑपोजिट, रेदर, वाइल, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये चेंज लाते हैं। दूसरा सेंटेंस अगर आपने लिखना है तो आप ये वर्ड्स को यूज़ करोगे और सेकेंड सेंटेंस को आप लिखोगे। सीक्वेंस सिग्नल्स कौन से होते हैं? ए, बी, सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सीक्वेंस वाइज जो चलते हैं वो सीक्वेंस सिग्नल्स होते हैं। टाइम सिग्नल्स कौन से होते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। इलस्ट्रेशन सिग्नल्स, ये सारे आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कौन कौन से सिग्नल्स हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होने हैं। जो टाइम का सारा चल रहे होंगे सेंटेंसेस, आप टाइम के सिग्नल्स को यूज़ करेंगे। टाइम के सिग्नल्स कौन से होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एम्फेसाइजेस सिग्नल्स कौन से हो सकते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वो उन्होंने बताए हैं कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं। कॉज, कंडीशन और रिजल्ट सिग्नल कौन से होते हैं वो आप देख सकते हैं। ये सारे सिग्नल्स हैं जो आप वन बाय वन करके देख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एक दो सिग्नल्स बताए हैं, तो आप बाकी भी यहाँ से देख सकते हैं। नॉन वर्ड एम्फेसाइजेस सिग्नल्स, तो वो कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेशन पॉइंट, अंडरलाइन, इटैलिक्स, बोल्ड टाइप, सब हेड्स, ये सारे जो नॉन वर्ड्स एम्फेसाइजेस सिग्नल्स होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस दी हुई है, आप वो कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज हैं वो आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेक्चर नंबर 24 है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग देखते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होती है? इट मीन्स टू प्रेजेंट एन आइडिया और रेलिवेंट डिस्कशन दैट हेल्प्स एक्सप्लेन और एनालाइज इंफॉर्मेशन। इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक्सप्लेन करते हैं, एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, एक आइडिया जो है वो आप प्रेजेंट करते हैं, रेलेवेंट डिस्कशन के ऊपर बात करते हैं। और फॉर एग्जांपल साइंटिफिक रिपोर्ट जैसे होती है उसमें सारी लॉजिक बेस्ड चीज़ें होती हैं, रीजनिंग बेस्ड चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ठीक एविडेंस उन्होंने दिया होता है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होती है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती इस तरह की राइटिंग में। जैसे मैगजीन्स या आर्टिकल्स होते हैं उसमें हम लोग किस तरह से एक ही इन्फॉर्मेशन को इतना ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन किया हुआ होता है और वो एक्सप्लेन किया हुआ होता है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की वो कोशिश करते हैं मैगज़ीन आर्टिकल्स में। इसी तरह साइंटिफिक रिपोर्ट की अगर एग्जांपल हम देखें तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि हम साइंटिफिक रिपोर्ट को हर चीज़ एक सीक्वेंस वाइज लेके चलते हैं और फिर साइंटिफिकली उसको प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सम एग्जांपल टॉपिक्स फॉर एक्सपोजिटरी राइटिंग। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। साइंटिफिकली फैक्ट की बेस पे, रीजनिंग, एविडेंस, मतलब कि हम रियल और ऑथेंटिक बात को यहाँ पे शो करते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, फजूल इन्फॉर्मेशन को इसमें ऐड नहीं करते हैं।
जैसे हम अगर कैपिटल पनिशमेंट की बात करें और भी यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं जिनके ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज, अब हम ये देखने वाले हैं कि एक्सपोजिटरी राइटिंग डिफ़िकल्ट क्यों होती है, क्योंकि सम ऑफ़ योर आर्गूमेंट्स में बी इररेलेवेंट और अनरीज़नेबल। सबसे पहला तो ये है कि जो आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो इररेलेवेंट भी हो सकता है और अनरीज़नेबल भी हो सकता है। द रीडर में डिसएग्री विद यू स्ट्रांगली, आपका जो रीडर है वो डिसएग्री भी हो सकता है। These points are more difficult than writing, for example, about a person or place you know well. तो अब हम देखते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग की गाइडलाइंस क्या है। कीप योर टेम्पर, डोंट अटैक पीपल ऑफ अ डिफरेंट रेस और रिलीजन, कंसीडर बोथ साइड्स ऑफ अ टॉपिक, डोंट exaggerate, provide proof or examples if you make a claim or a statement, avoid डॉगमेटिक वर्ड्स लाइक ऑलवेज, नेवर, ओनली, एक्सेट्रा। अब इन गाइडलाइंस के थ्रू आप अपने एक्सपोजिटरी राइटिंग को अच्छा बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। सबसे पहले ओपनिंग करनी है, आपने इंफॉर्मेशन जो देने वाले हैं उसके बारे में इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक। डिस्कस बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को आपने डिस्कस करना है। गिव योर ओपिनियन एंड लास्ट पे आपने कंक्लूजन दे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि किस तरह से इसका सीक्वेंस बना हुआ है, किस तरह से आप अच्छा बना सकते हैं। कोज एंड इफेक्ट बता के स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेके चलना है सीक्वेंस वाइज। अब हम देखने वाले हैं लॉजिकल फॉलिसीज़। लॉजिकल फॉलिसीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्गूमेंट्स आर एसेंशियल इन राइटिंग, हाउ एवर द यूज़ ऑफ फॉल्टी लॉजिक और रीजनिंग टू रीच कंक्लूजन discredits arguments and shows lack of support and reasoning। तो लॉजिक फॉलिसीज़ बेसिकली होता है जो लॉजिक की बेस पे आप स्टेटमेंट देते हो, बिल्कुल ठीक बात की रीजनिंग की बेस पे, फैक्ट की बेस पे, एविडेंस की बेस पे आप जो स्टेटमेंट देते हो उसको हम लॉजिकल फॉलिसी कहते हैं, जिसका कोई लॉजिक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे है अपील टू अथॉरिटी। अपील का मतलब है कि अथॉरिटी में जो एक पर्सन है, लाइक आपका जो प्रिंसिपल है या कोई और फ्रेंड है आपका या टीचर है आपका, ठीक है, जो अथॉरिटी से मतलब कि अथॉरिटी है, उसके पास ओहदा है अच्छा, ठीक है, वो अगर आपके साथ कोई ओपिनियन शेयर करता है प्रिंसिपल की, अगर मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं कि प्रिंसिपल है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इस तरह से आपने ना अपने स्टूडेंट्स को टीच करवाना है, ठीक है, तो आप जो है उसका ओपिनियन जो है उसके मुताबिक अपना आर्गूमेंट बनाते हो, अपने आर्गूमेंट को सेट करते हो उसके ओपिनियन के थ्रू। जो अथॉरिटी का हेड होता है उसके ओपिनियन के थ्रू आप अपना आर्गूमेंट सेट करते हो। अब किसी भी और भी अथॉरिटी का जो बंदा है, जो जिसका इख्तियार है, जिसके पास इतना अच्छा ओहदा है, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी है डेंटिस्ट की। डेंटिस्ट क्या करते हैं कि अब डेंटिस्ट ने हमें कुछ बोल दिया है कि हमने ये चीज़ करनी है, हम उसके ओपिनियन की वजह से अपना आर्गूमेंट जो है वो बताते हैं, जो अपनी स्टेटमेंट है वो लिखते हैं उसके ओपिनियन के मुताबिक। उसके बाद है अपील टू इमोशन। अब इसमें क्या है कि इसमें इमोशंस को यूज़ किया जाता है रेदर देन रीजनिंग। रीजनिंग को इसमें यूज़ नहीं किया जाता, इसमें इमोशंस को यूज़ किया जाता है। ऑडियंस के इमोशंस को, अपने खुद के इमोशंस को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है अपील टू इग्नोरेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपील टू पॉपुलर ओपिनियन। अब यहाँ पे इग्नोरेंस की अगर बात करें, बेसिंग अ कंक्लूजन सॉली ऑन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी अपील टू पॉपुलर ओपिनियन, इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलर पर्सन होता है, जिसकी पोजीशन जो होती है वो अच्छी होती है, वो जो कह दे कि अच्छा ये स्टेटमेंट ठीक है, राइट है, मेरा ओपिनियन ये है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर शेयर करता है तो आपको उसका जो ओपिनियन है उसको बिलीव करना पड़ता है, उसको एग्री उसके साथ करना पड़ता है। अटैकिंग द पर्सन है, बैगिंग द क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या होता है, कंबाइनिंग टू क्वेश्चंस और इश्यूज एज इफ़ दे वर वन। आप इसमें क्या करते हो कि दो सवालों को और इश्यूज़ को इसमें ऐड करते हो, कंबाइन करते हो, और फिर जो है वो व्हेन रियली दे शुड बी आंसर और डिस्कस सेपरेटली, फिर इसको सेपरेटली डिस्कस करते हो, आंसर करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स भी हर एक चीज़ की दी हुई हैं। आप यहाँ से वन बाय वन करके पॉलिसीज़ को देख सकते हो कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो होती हैं। और उसके बाद हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 25 की तरफ, द राइटिंग स्टाइल्स, रिपोर्ट एंड नैरेटिव राइटिंग।
रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग अपनी रिपोर्ट देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं नेक्स्ट पर्सन के साथ, कोई कम्युनिकेशन करते हैं, किसी बिज़नेस से रिलेटेड, किसी वर्क से रिलेटेड, किसी भी तरह से हम अपनी रिपोर्ट को लिखते हैं। हम प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, हम टीचर्स को लिखते हैं, हम किसी भी पर्सन को जो फॉर्मल वे से हम लिखते हैं राइटिंग, उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट आर ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब वही बात कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, दैट सर्व सम स्पेसिफिक पर्पस, और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इसको हर कोई नहीं लिखता है। उसके बाद मैनोस्क्रिप्ट फॉर्मेट है, जिसको हम लोग वर्ड टू वर्ड रीड करके एक पेपर पे हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं सारा, जो स्क्रिप्ट फॉर्म में होता है, और उसको हम रीड करके तो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। तो उसकी फॉलोइंग ऑर्डर है फ्लैप, टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, ये सारे इसके जो हैं वो ऑर्डर हैं, किस तरह से हम मैनूस्क्रिप्ट फॉर्मेट लिखते हैं। शॉर्ट रिपोर्ट जो होती है वो शॉर्ट तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसकी 2 टाइप्स हैं, मेमो एंड लेटर टाइप। तो मेमो तो वो होती है जो हम लोग एक ही बिज़नेस में रहते हुए दूसरे पर्सन से कम्युनिकेशन करने के लिए जो यूज़ करते हैं राइटिंग, उसको हम मेमो कहते हैं। और लेटर टाइप जो हम किसी भी पर्सन को लिख सकते हैं, अपने बिज़नेस के बाहर भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी भी पर्सन को हम ये लेटर लिख सकते हैं। बॉडी ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट वो देखते हैं टाइप, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, प्रोसीजर्स, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस। अब यहाँ पे ये बॉडी है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग कहते हैं नरेट्स दी स्टोरी, जिसमें हम नरेट करते हैं स्टोरी। वो फर्स्ट पर्सन भी नरेट कर सकता है, वो सेकंड पर्सन भी कर सकता है, वो थर्ड पर्सन भी कर सकता है। हम प्लेस के ऊपर नरेशन दे सकते हैं, स्टोरी बता सकते हैं, नॉवेल्स की स्टोरी बता सकते हैं, हिस्ट्रीज़ बता सकते हैं। अपने वर्ड्स में एक चीज़ को नरेट करना, किसी पाकिस्तान की अगर हमें हिस्ट्री की एग्जांपल लें हम, तो हम उसको अपने वर्ड्स में जब लिखेंगे तो वो हमारी नैरेटिव राइटिंग होगी। उसको हम वर्ड टू वर्ड नहीं लिख सकते, हम उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे। नॉवेल्स की अगर हम समरी ले रहे हैं तो हम उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे। प्लेस की अगर बात की जाए तो वो भी इसी तरह से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नैरेटिव राइटिंग। उसके यहाँ पे ना, सक्सेसफुल नैरेटिव ऐसे द ऑथर यूजुअली मेक्स अ पॉइंट। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने सक्सेसफुल नैरेटिव ऐसे लिखना है तो इसमें क्या करता है ऑथर जो होता है वो पॉइंट बना लेता है, एक सीक्वेंस बना लेता है कि स्टेप बाय स्टेप हर सीक्वेंस को लेके चलता है। तो फीचर्स हैं इसके, द स्टोरी शुड हैव एन इंट्रोडक्शन दैट क्लियरली इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ नैरेटिव एसे। अब यहाँ पे फर्स्टली आपने इंट्रोड्यूस कर देना है कि आप किस क्या बात करने वाले हैं, कौन सी टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन करने वाले हैं। द essay should include, the author should describe the person, the scene or the event in some detail। अब सेकंड में क्या फ़ीचर है इसका कि इसमें जो होता है ऑथर डिस्क्राइब करता है पर्सन को, सीन को, इवेंट को, इन सारी डिटेल्स को अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता है। और यहाँ पे थर्ड पे है पॉइंट, द ओकेजन और पर्सन डिस्क्राइब्ड मस्ट बी सजेस्टिव इन दैट योर डिस्क्रिप्शन एंड थॉट्स। तो ये वो फीचर्स हैं, आप यहाँ से इजीली रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं नैरेटिव एसे के। The point of view in narrative essay is usually first person, I. The use of I invites your reader into an intimate discussion। तो यहाँ से फीचर्स आप देख सकते हैं। लेसन नंबर 26 की तरफ आते हैं। द राइटिंग स्टाइल्स, डिस्क्रिप्टिव एंड परसुएसिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, एक अच्छे वे से प्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को। अब यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, फॉर एग्जांपल स्टोरीज़, पोएम्स, एसेज एंड रिपोर्ट्स। इसमें क्या करते हैं हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है, जो कहना चाह रहे हैं हमारे ऑडियंस को, उसका समझ में आ जाए उसका मतलब। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या है वो देख लेते हैं। Good descriptive writing includes many vivid sensory details that paint a picture and appeals to all of the reader's sense of sight, hearing, touch, smell and taste। अब यहाँ से मैं आपको वर्ड टू वर्ड करके नहीं बता सकती,
इसकी करैक्टरिस्टिक्स यही है कि आपने जो लैंग्वेज यूज़ करनी है, जो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, वो लॉजिक बेस होनी चाहिए, वो डिस्क्राइब हो, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपने ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी है। तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड लास्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड हो। और जैसे टाइम अगर आप लिख रहे हैं किसी चीज़ का, तो आपको पता हो कि किस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन हुई थी, मैं जो शेयर कर रहा हूँ उसका टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, लोकेशन उसकी होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस का आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ें बताई हैं जो आप लोगों ने करनी है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के दौरान। अब यहाँ पे डूज़ एंड डोंट ऑफ डिस्क्रिप्शन, अब क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे है डोमिनेंट इम्प्रेशन, वो आप देख सकते हैं शो डोंट टेल। अब यहाँ पे आपने जो चीज़ें आप टेल करोगे अपने रीडर को, अपने ऑडियंस को, वो आपने नहीं करनी है। आप टेल भी कर सकते हो, बता भी सकते हो, आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपने हर चीज़ को लेके चलना है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रीडर को टेल करोगे, कुछ बताओगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बजाय इसके कि अगर आप शो करते हो कोई चीज़, आप ऐसी विजुअल चीज़ों को ऐड करते हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो, जिससे जो आपका रीडर है उसको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, आपका प्ले स्टोरी या जो चीज़ भी आप लिख रहे हो वो उसमें आपका इंटरेस्ट होगा ऑडियंस का, उसको पढ़ने में या देखने में मज़ा आएगा। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है कि ऑब्ज़र्व करना है आप डिस्क्रिप्टिव जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जो ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, तो ऑब्जर्वेशन इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो हर चीज़ को। यूजिंग ऑल 5 सेंसेस, आपने अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करना है। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को आपने इसमें अच्छे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को इसमें यूज़ करना है। मोर ऑन प्लेस डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, आप ये सारी डिस्क्रिप्शंस भी इसमें ऐड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन राइटिंग में। उसके बाद है परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग होती है जिसमें हम अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को कन्विंस करते हैं कि हमारे जो आर्गूमेंट है, जो हमारी स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी लॉजिक की बेस पे ऐसे एविडेंस देते हैं हम, जिसमें हमारे ऑडियंस को भी यकीन हो जाता है कि जो नेक्स्ट पर्सन है, जो राइटर है, उसने स्टोरी जो है वो एग्जैक्ट ठीक बताई है, बिल्कुल ठीक दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पाकिस्तान की 14 अगस्त 1947 की बात करती हूँ, तो ये एक एविडेंस बेस्ड स्टोरी होगी जो मैं अपने रीडर के साथ, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी। तो क्रिएटिंग अ थीसिस, इसमें आप क्या करना है, द फाउंडेशन ऑफ अ परसुएसिव पेपर इज़ द थीसिस। टू क्रिएट एन इफेक्टिव थीसिस यू मस्ट सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टॉपिक एंड डिसाइड ऑन योर पोजीशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है टॉपिक। व्हाट इश्यूज डू आई फील स्ट्रांगली अबाउट, व्हाट टॉपिक वुड आई लाइक टू लर्न मोर अबाउट। सबसे पहले टॉपिक करना है, डिसाइड ऑन अ पोजीशन, पोजीशन आपने डिसाइड कर लेनी है। उसके बाद सपोर्टिंग योर थीसिस, सपोर्ट करना है, सेंटेंस के थ्रू प्रूफ देना है, आइडेंटिफाई करना है हर चीज़ को क्लेम के साथ, ठीक है। उसके बाद डेवलप प्रीमिसेस है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। द टैक्टिक्स ऑफ रिटोरिक, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी जो परसुएसिव राइटिंग है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की टैक्टिक्स बताई हैं, लोगोस, एथोवस एंड पैथोस। तो लोगोस जो होता है, लोगोस जो होता है वो लॉजिक बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, जिसमें हम कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो लॉजिकल होगी, वो बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन होगा, मैसेज जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद एथोस जो है वो आपका स्पीकर है, आपका स्पीकर का करेक्टर है, उसकी क्वालिटीज़ हैं, हॉनेस्ट है, ट्रूथफुल है, क्या है वो, उसकी इमेज है, आप कौन सा करेक्टर डिस्कस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्कस करें आप, उसके इमेज जो है आपके माइंड में उसकी इमेज क्या क्रिएट होती है, तो ये आपका स्पीकर होता है। पैथोस जो है वो इमोशनल अपील है, और ये जो है वो रिलेटेड है ऑडियंस के साथ, ऑडियंस का जो इमोशनल है, जो इन्फॉर्मेशन आपने लॉजिक की बेस पे दिया है, आपने करेक्टर की क्वालिटीज़ को डिस्कस किया है, वो ऑडियंस जो है उसका इमोशन और इमोशनल अपील क्या है, उसने क्या, जो प्रेजेंटेशन आपने दी है उसकी इमोशंस क्या थे, फ़नी थे, सैड थे, उसके इमोशंस के ऊपर बात की जाती है पैथोवस में।
उसके बाद यहाँ पे है प्रिंसिपल नंबर 1 पैथोस का, नो योर ऑडियंस। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो पैथोस है वो रिलेटेड होता है ऑडियंस के। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए। मेक लोकल आर्ग्यूमेंट्स, अपील टू बोथ, शो हाउ योर प्रोग्राम्स सेव मनी और ब्रिंग न्यू मनी इनटू द कम्युनिटी। तो इसमें आपने ओवरऑल ऑडियंस को जानना है कि किस टाइप की ऑडियंस है, क्या इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो। सेकंड पे प्रिंसिपल है नो व्हाट मूव्स योर ऑडियंस। इसमें भी ऑडियंस का है व्हाट हैव यू डन फॉर मी लेटली, व्हाट आर योर प्रोग्राम्स रिजल्ट। तो इसके बाद यहाँ पे इथोस का प्रिंसिपल बताया है, राइट लाइक अ प्रोफेशनल। आप प्रोफेशनल स्पीकर हो, आप अच्छे पर्सन हो, आपको पता है कि किस टाइप की राइटिंग करनी है, किस टाइप की ऑडियंस के साथ कौन सी कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो आप इस तरह लाइक अ प्रोफेशनल आप ट्रीट करोगे थॉस में। दी डाटा, नेम, स्पेलिंग, ग्रामर, आपका जो डाटा होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। जो नेम्स आप यूज़ करोगे, जो स्पेलिंग आप यूज़ करोगे, जो ग्रामर आप यूज़ करोगे वो करेक्ट होगी। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है राइट लाइक अ पर्सन। आप पर्सन हो, अपने अकॉर्डिंग ही आप जिस तरह के पर्सन हो, आप अपनी पर्सन के थ्रू ही अपने जैसे एक सिंपल लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, कन्वर्सेशन करते हैं आप अपने किसी भी पर्सन के साथ। तो आप जैसे स्टोरी सुनाते हो किसी पर्सन को, आपने उस तरह से सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, फेमिलियर वर्ड्स को यूज़ करना है। टेल योर स्टोरी सिंपली, जैसे आप अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हो, आपने इस तरह से नरेट करना है, ऐसे लिखनी है राइटिंग। उसके बाद अवॉइड जार्गन, यूज़ शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस, शो रेदर देन टेल। तो ये चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। लोगोस में जो है मेक योर आर्ग्यूमेंट क्लियर, लॉजिक की बेस पे हम लोगोस को करते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। मेक योर आर्ग्यूमेंट क्लियर, आपने अपना आर्ग्यूमेंट जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो उसको क्लियर करना है। चूज़ क्लियर वर्ड्स, एक्टिव वर्ब्स, कंक्रीट नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। सेकंड प्रिंसिपल इसका क्या है कि ऑर्गेनाइज योर आर्गूमेंट। आपने ऑर्गेनाइज वे में अपना आर्गूमेंट देना है। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, आपने अंडरस्टैंड करना है ऑडियंस को। व्हाट इज़ दी ऑडियंस नॉलेज लेवल अबाउट योर टॉपिक, आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हो आपका ऑडियंस का कितना नॉलेज लेवल कितना है, हाई है, लो है, किस टाइप का उसका नॉलेज है उसके पास। व्हाट इज़ देयर एटीट्यूड टुवर्ड द टॉपिक, उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। व्हाट आर दी ऑडियंस वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग करेंगी आपकी ऑडियंस को। लुक एट अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स, तो इसमें हम देखने वाले हैं अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स को। अ लार्ज पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस इज एड्रेसिंग अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव। दिस कैन बी डन जस्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन, जस्ट बिफोर द कंक्लूजन और थ्रू आउट द पेपर। अब ये अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हम कब करते हैं, इंट्रोडक्शन में करते हैं, कंक्लूजन में करते हैं, थ्रू आउट द पेपर में भी हम अपना नज़रिया जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिप्स बताई हैं वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, मैं इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर इन परसुएसिव राइटिंग, अब यहाँ पे आप लिस्ट यहाँ पे शेयर की है आपके साथ कि किस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, परसुएसिव राइटिंग को राइट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है, फिर आपका नरेशन आता है, बैकग्राउंड आता है, उसके बाद आपके टॉपिक आता है टू बी प्रेजेंटेड, उसके बाद आपका कंफर्मेशन और द कंफर्मेशन ऑफ द पीस, रिफ्यूटेशन और डिस्कशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, उसके बाद आपका कंक्लूजन आता है। ये वो चीज़ें हैं जो आप परसुएसिव राइटिंग को इस तरह से राइट करते हो, लिखते हो। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कॉमन टेक्निक्स को, वो आप यहाँ से देख सकते हो कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपनी परसुएसिव राइटिंग इफेक्टिव बना सकते हो। उसके बाद विजुअल अपील्स, इसमें क्या होता है आपके विजुअल एड्स आते हैं, आप कोई ऑब्जेक्ट को शो करते हो, वो आपकी जो राइटिंग है, जो स्टेटमेंट है उसको अफेक्टिव बनाती है। आप कोई ऑब्जेक्ट को दिखाते हो अपने ऑडियंस को या उसका नाम यूज़ करते हो तो आपके वो विजुअल अपील्स में आता है। अब यहाँ पे 4 रिटोरिकल डिवाइसेस हैं। सबसे पहली है पैरेलल स्ट्रक्चर, तो वो हम देखते हैं व्हाट इज़ पैरेलल स्ट्रक्चर। वर्ड्स ऑफ अफेक्टिव, वर्ड्स को अफेक्टिव बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, तो टेक्निक यूज़ होती है, उसको हम पैरेललिज्म कहते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउन, वर्ब, प्रपोजिशन, वर्ड फॉर्म, इसमें हम लोग पैरेलल स्ट्रक्चर में हम ये सारे चीज़ों को यूज़ करते हैं। यूजिंग सेम पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स टू शो दैट टू और मोर आइडियाज़ हैव द सेम लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। हर अब नाउन अगर हम यूज़ करें किसी सेंटेंस में तो वो जो है हमारा सेंटेंस
अफेक्टिव तभी बनेगा जब हमने पैरेलल स्ट्रक्चर को यूज़ किया होगा, हमने लेवल ऑफ़ इम्पोर्टेंस को यूज़ किया होगा कि हर जो सेंटेंस है, हर जो वर्ड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हर एक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो सेम इम्पोर्टेंस है उसकी। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड्स बताया है, अ यूनियन ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड एट एज वन। तो उसके बाद है एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का मतलब है कि मुतज़ाद वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं, रिटोरिकल क्वेश्चंस को आपने इसमें ऐड करना है ताकि नेक्स्ट पर्सन को लगे कि आप किसी लॉजिक की बेस पे ये सारी इंफॉर्मेशन जो राइटिंग है शेयर कर रहे हो। लेक्चर 27 है रिसर्च, राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट्री रिसोर्सेज। तो सोर्सेज वो है राइटिंग स्टेप्स हैं रिसर्च के। सबसे पहले है टॉपिक फ्रेम अ सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन, सर्वे द टॉपिक, लोकेट मटेरियल्स, री एवेल्यूएट योर टॉपिक एंड रिसर्च स्ट्रैटेजी, रिवाइज, एडिट एंड प्रूफ रीड। तो ये वो स्टेप्स हैं, ये वो स्टेप्स हैं, राइटिंग है, टॉपिक्स हैं, जिसकी वजह से हम रिसर्च का अपने राइटिंग लिख सकते हैं। उसके बाद है वाई यूज़ ग्लोबल फॉर्मेट। हम क्यों यूज़ करते हैं ग्लोबल फॉर्मेट, APA, MLA एक्सेट्रा, हम ये क्यों फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं। अलाउ रीडर टू क्रॉस रेफरेंस योर सोर्सेज ईजीली, हम इसलिए एक तो यूज़ करते हैं। प्रोवाइड कंसिस्टेंट फॉर्मेट विद डिसिप्लिन, हम इसलिए यूज़ करते हैं। गिव्स योर क्रेडिबिलिटी एज अ रीडर राइटर। APA स्टाइल है, टू कंसर्न्स हैं इसके, रेफरेंस पेज है, पैरेंथेटिकल सिटेशंस हैं। रेफरेंस पेज में आपका ऑथर का नाम आता है, टाइटल आता है, पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पे हर चीज़ की एग्जांपल दी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। व्हेन शुड यू यूज़ पैरेंथेटिकल सिटेशंस। सिटेशंस कहते हैं कि आप कोई ऐसा हवाला दे रहे हो, किसी चीज़ का कोई ऐसा रेफरेंस दे रहे हो, उसको हम सिटेशंस कहते हैं। कि हम क्यों यूज़ करते हैं पैरेंथेटिकल सिटेशंस को। व्हेन कोटिंग एनी वर्ड, हम कोट जब करते हैं किसी वर्ड को तो हम ये यूज़ करते हैं समराइज़ करने के लिए, अपने आइडिया को पैराफ्रेजिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ की हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। कीज़ टू पैरेंथेटिकल सिटेशंस, वो देखते हैं कौन सी कीज़ हैं इसकी इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग बेसिक इंफॉर्मेशन, ऑथर नेम, पब्लिकेशन पेज। अब यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आप यहाँ सारा देख सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस यूजिंग MLA फॉर्मेट है आपके पास, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। वर्क साइटेड पेज, पैरेंथेटिकल सिटेशंस। वर्क साइटेड में आपका ऑथर का नाम आता है, टाइटल ऑफ वर्क आता है, पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन आता है। ये MLA और APA जो हमने पहले डिस्कस किया है वो दोनों सेम हैं, वो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप उनको एक चीज़ को याद करेंगे तो सेकेंड वाला भी आपको वैसे ही याद हो जाएगा। यहाँ पे कीज़ बताई हैं MLA की, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको राइट किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद लेक्चर 28 पे आते हैं, समरी एंड प्रेसीज राइटिंग। तो समरी क्या होती है कि अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेफरेंस बिटवीन समरीज, पैराफ्रेजेस एंड इंटरप्रिटेशंस। समरीज़ क्या होती हैं, हम कोई नावल पढ़ते हैं, हम पूरा टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसको हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं, उसको हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करते हैं, तो उसको हम समरी कहते हैं। अ समरी इज़ एन अब्रीजमेंट एक्सप्रेसिंग द मेन आइडियाज़ ऑफ अ टेक्स्ट पैसेज। मेन आइडियाज़ को शो करते हैं अपनी स्पीच में, अपनी कम्युनिकेशन में। वर्ड टू वर्ड को यूज़ नहीं करते, अपने ओपिनियंस को शेयर करते हैं। समरी आर शॉर्टर देन ओरिजिनल टेक्स्ट, दे कंटेन द मेन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट एंड दे आर इन रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे पैराफ्रेज है, अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस द सेम आइडिया ऑफ एन ओरिजिनल टेक्स्ट इन डिफरेंट वर्ड। पैराफ्रेज होता है कि जिसमें आप ओरिजिनल वर्ड के डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हो, उनके ऑपोजिट वर्ड को, सिमिलर वर्ड्स को यूज़ करते हो और अपना एक्सप्रेशन, अपने आइडियाज़ को शो करते हो, शेयर करते हो। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप वो देख सकते हैं समरी की, पैराफ्रेज की, वो देख सकते हैं आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड समरी। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर साइटेशन। प्रॉपर साइटेशन का मतलब है कि आपने प्रॉपर हवाला देना है, प्रॉपर रेफरेंस देना है। जो समरी आप लिख रहे हो उसका ऑथर क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसका सोर्स क्या है, पब्लिकेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट का आपने ध्यान रखना है। सपोर्टिंग आइडियाज़, जो भी सेंटेंसेस आप यूज़ कर रहे हो, आपका जो सेंटेंस है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा हो, आपके आइडिया को सपोर्ट कर रहा हो। ग्रामर आपकी अच्छी होगी। लेंथ आपकी डिपेंड करती है कि आप कितनी लेंथ पे लिख रहे हो। स्टेप्स इन राइटिंग अ समरी। अब कौन से स्टेप्स हैं, रीड दी आर्टिकल। सबसे पहले आप रीड करोगे आर्टिकल को, रीड दी आर्टिकल। आपने दोबारा से आर्टिकल को रीड करना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है आप रीड करते हो आर्टिकल,
आपको डिफ़िकल्ट वर्ड की समझ नहीं आ रही होती, आपको वर्ड्स प्रोनाउंस करना नहीं आ रहे होते, जब आप सेकंड टाइम वो आर्टिकल रीड करते हो तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है हर चीज़। तो राइट वन सेंटेंस समरी, फॉर्मुलेट द थीसिस स्टेटमेंट, राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, आप जो समरी लिख सकते हैं किस तरह से, वो आपको सारा बताया है। लेक्चर 29 है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होती है कि जिसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स को ऐड करते हैं अपनी सेंटेंसेस में, अपने पैराग्राफ्स में, अपनी समरी में, जो भी राइटिंग हम कर रहे हैं, जिस भी टाइप की राइटिंग कर रहे हैं, हम पंक्चुएशन मार्क्स को इसमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स दिए गए हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। कोमा है, सेमीकोलन है, कॉलन है, अपोस्ट्रोफी है, क्वेश्चन मार्क है। अब ये वन बाय वन करके मैं आपको ऑलरेडी शो बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, दोबारा भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि आप जो है ये पंक्चुएशन मार्क को किधर किधर यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है। दी पीरियड है, सबसे पहले ये एक डॉट है। हम जो सेंटेंस एक लिखते हैं एक पोज देने के लिए कि नेक्स्ट सेंटेंस हमारा भी स्टार्ट है, हम डॉट की हेल्प से स्टॉप कर देते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट लाइन में हम नेक्स्ट सेंटेंस में कुछ और चीज़ों को हम बताएंगे, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोमा है। कोमा आपने किधर यूज़ करना है, पॉज के लिए यूज़ होता है, कंजंक्शंस के लिए यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेमीकोलन है, सेमीकोलन का बता सकते हैं कि सेमीकोलन्स किधर यूज़ किए जाते हैं। दी कोटेशन मार्क है, जब हम कोई डायरेक्ट कोटेशन देने के लिए किसी राइटर की, किसी भी पर्सन की, हम लोग डायरेक्ट कोटेशन देने के लिए हम कोटेशन मार्क को ऐड करते हैं जी, जो एक्चुअल वर्ड को हम कोट करते हैं राइटर की। उसके बाद यहाँ पे आता है दी डैश, वो आप देख सकते हैं कि हम कब यूज़ करते हैं डैश को। लेक्चर नंबर 30 की तरफ आते हैं, मैकेनिक्स। इसमें एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन कहते हैं कि यूज़ स्टैंडर्ड एब्रीवेशन फॉर टाइटल्स इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर प्रॉपर नेम्स। हम जो है अपने वर्ड्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, उसको फिर हम जब लॉन्ग फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं, उसकी फुल फॉर्म में जब लिखना चाह रहे हैं तो वो उसकी एब्रीवेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम DR लिखते हैं तो ये एब्रीवेशन किसकी है, डॉक्टर की। तो हमें पता चल जाता है कि हमने DR जब लिख दिया है तो हमें पता है कि ये डॉक्टर की एब्रीवेशन है। उसके बाद यहाँ पे दिए हैं एब्रीवेशंस, आप इनको इनके जो गूगल करके आप देख सकते हैं कि कौन सी एब्रीवेशंस, इनकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद है नंबर। स्पेल आउट नंबर्स ऑफ वन और टू वर्ड्स और दोज दैट बिगन अ सेंटेंस, यूज फिगर्स फॉर नंबर्स दैट रिक्वायर मोर देन टू वर्ड्स टू स्पेल आउट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 8 लिख देते हैं ईयर्स के लिए, लेटर के लिए, ठीक है। हम लोग ऐसे मतलब कि पूरे नंबर्स की स्पेलिंग के साथ हम नंबर्स लिखते हैं। जैसे 8 की यहाँ पे एग्जांपल दी है, हम 8 लिख देते हैं, लेकिन अगर नंबर फॉर्म में हम लिखेंगे तो 8 दूसरी तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ पे उस चीज़ की एग्जांपल दी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। टैलिक्स हैं, किस तरह से टैलिक्स को यूज़ किया जाता है, ये एक राइटिंग स्टाइल होती है, स्पेलिंग को यूज़ किया जाता है। तो आज जो हमारा लेक्चर थे वो 30 तक थे। आपका कोर्स एलिमेंट्री इंग्लिश कोड ENGO 001 जो है वो ख़त्म हो गया है आज। आई होप कि आपको सारी आज की जो लेक्चर्स हैं, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आए होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।